जिसने भी इस वीडियो पे क्लिक किया आई होप कि आप इनकम फ्रॉम सैलरी पार्ट 1 पार्ट 2 एंड पार्ट 3 देख के आए होंगे। सो इसमें मैं आपको जो हमारा हाउस रेंट अलाउंस है उसका एक एडवांस क्वेश्चन कराने वाली हूँ, जो आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8 मिस्टर जयदीप से। ठीक है, ये हाउस रेंट अलाउंस का एक एडवांस क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो जिन्होंने भी डायरेक्ट इस वीडियो पे क्लिक किया है तो प्लीज़ आपके लिए वीडियो नहीं है ये, जो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 कॉन्टिन्यूटी में देखते हुए आ रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है। तो पार्ट 3 में मैंने आपको हाउस रेंट अलाउंस के 2 क्वेश्चन करवाए, है ना? तो आज हम एक एडवांस क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद एक और एडवांस एडवांस क्वेश्चन ये है, वो नॉर्मल क्वेश्चन है। ये वाला एडवांस है हाउस रेंट अलाउंस का। ठीक है, तो ये बुक जो मैं यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ दिस। ठीक है, हमारे कॉलेज वालों ने यही लगवाई थी जब मैं बीकॉम में थी, तो आप अपनी बुक से मैच कर लेना। ये पिछले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको कराया था एंड इलस्ट्रेशन नंबर 11 करवाया था। ठीक है जी, आज हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो पहले तो डिस्कस करते हैं प्रोविज़न क्या था हाउस रेंट अलाउंस का, है ना? क्योंकि आपने स्टार्ट किया ही है हाउस रेंट अलाउंस, 2 ही क्वेश्चन किए हैं इसके, 2-3 क्वेश्चन किए होंगे। खुद से एक आधा किया होगा, प्रैक्टिस किया होगा तो। मैंने आपको 2 ही कराए हैं। तो मैं इसलिए प्रोविज़न डिस्कस कर लेती हूँ एक बारी फिर से। तो हमारा प्रोविज़न ये था भई, exempted will be least of the following। तो जो हमारा हाउस रेंट अलाउंस था वो हमने बुक में देखा, जहाँ पे हमें बहुत सारे अलाउंसेस दिए हुए हैं। तो हमने देखा था कि ये तो पार्शियली टैक्सेबल है ना? हाउस रेंट अलाउंस हमारा पार्शियली टैक्सेबल है, मतलब कि कुछ एग्जम्पशन है। तो एग्जम्पशन क्या है? कहता है जी एग्जम्प्टेड विल बी लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इन फॉलोइंग 3। ये आपको आगे दिख नहीं रहा, मैं कर देती हूँ कैमरा उस साइड। चलिए जी, जब क्वेश्चन पे आएंगे तो क्वेश्चन पे मैं फोकस कर लूँगी कैमरा। तो कहता है जी एग्जम्प्टेड विल बी लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3। पहली हमारी एग्जम्पशन थी कि 50% ऑफ सैलरी, इफ़ 50% सैलरी का कर दोगे अगर तो एम्प्लॉय बॉम्बे में है, मतलब मुंबई, कलकत्ता, मद्रास या फिर दिल्ली। ठीक है, इनमें है तो कितना परसेंट सैलरी का करोगे? 50%। अगर इनके अलावा किसी और सिटीज़ में है, अगर इनके अलावा किसी और सिटीज़ में है तो फिर 40% कर दोगे आप सैलरी का, 40% ऑफ सैलरी। नेक्स्ट हमारी जो एग्जम्पशन थी वो क्या थी? एक्चुअल, ये मैं पार्ट 3 में अच्छे से करा चुकी हूँ, बस मैं फटाफट गो थ्रू हो रही हूँ इससे, कहीं आप सोचो मैं डिटेल में कराऊंगी। एक्चुअल हाउस रेंट रिसीव्ड, जितना उसे हाउस रेंट मिला। ठीक है जी, जितना कंपनी से उसे हाउस रेंट रिसीव्ड हुआ वो सेकंड एग्जम्पशन आएगी आपकी। एंड थर्ड विल बी एक्चुअल रेंट पेड। ये भी मैं इसलिए लिख रही हूँ कि भी एडवांस क्वेश्चन है, चलो कर देते हैं। क्योंकि कई जो बच्चे हैं मुझे क्या कहते हैं कमेंट में, मैंने काफ़ी बार नोटिस किया है कि आप रिपीट करते हो चीज़ों को, है ना? आप क्या करते हो? रिपीट करते हो चीज़ों को। तो मैं बता दूं कि अगर मैं रिपीट ना करूँगी, नहीं करूँगी चीज़ें, तो भी आपके ना क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। इसीलिए मैं आपके लिए ही रिपीट करती हूँ चीज़ें। और अगर कोई भी इंटेलिजेंट बच्चा है, ठीक है,
अभी उसके लिए मैं रिपीट करती होंगी, उसे लगता होगा, क्योंकि आप समझो कि सभी बच्चों का दिमाग एक जैसा नहीं होता। किसी के दिमाग में एक बारी सुनने से ही वो चीज़ बैठ जाती है, और किसी के माइंड में वो चीज़ अगर वो 10 बार प्रैक्टिस करे या 10 बार सुने तब जाके बैठती है दिमाग में, ठीक है? तो सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता, तो मुझे सभी मतलब सभी को लेके साथ चलना है। तो अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो आपके पास सेटिंग में अवेलेबल है, आप स्पीड को फास्ट करके देख सकते हो मेरी वीडियोस, ठीक है जी। तो तीसरी एक्सेप्शन हमारी क्या थी? एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, ठीक है? तो इसके बेसिस पे हम अपना क्या निकालते हैं? हाउस रेंट अलाउंस, टैक्सेबल जो हाउस रेंट अलाउंस निकलता है, इसके बेसिस पे क्या करते हैं हम? पहली एक्सेप्शन क्या है कि भाई सैलरी का 50% करोगे अगर तो एम्प्लॉय मुंबई, कलकत्ता, मद्रास या दिल्ली में जॉब कर रहा है। इन सिटीज़ के अलावा किसी सिटी में जॉब कर रहा है तो 40% कर दोगे। सेकेंड एक्सेप्शन थी अपनी एक्चुअल हाउस रेंट रिसीव, जितना कंपनी उसे हाउस रेंट अलाउंस दे रही है, ठीक है जी। तो कंपनी से जितना उसे एचआरए मिल रहा है वो सेकंड एक्सेप्शन में आ जाएगा। एंड थर्ड वन इज एक्चुअल रेंट पेड, जितना कंपनी ने जो उसे दिया हाउस रेंट अलाउंस वो तो आ गया सेकंड एक्सेप्शन में। थर्ड एक्सेप्शन में क्या आएगा? एक्चुअल रेंट पेड, जितना एम्प्लॉय ने एक्चुअली में उसका मतलब किराया लग रहा है रहने में, माइनस 10% किसका? सैलरी का 10%। और इसमें हाउस रेंट अलाउंस में सैलरी का मीनिंग क्या था? सैलरी का मीनिंग था जी बेसिक सैलरी, मतलब बेसिक पे या बेसिक सैलरी, प्लस डीए कौन सा? एंटर वाला सिर्फ, प्लस कमीशन कौन सा? सिर्फ टर्नओवर बेसिस पे है जो, सिर्फ टर्नओवर बेसिस पे है जो। ये सैलरी का अपना मीनिंग था। चलिए जी क्वेश्चन रीड करते हैं। Mr. Jaideep, who is working with a company at Delhi, submits the following information about his salary income of for the previous year. For the previous year 2020 to 2021. कहता है जी मिस्टर जयदीप जो काम कर रहा है दिल्ली में, कुछ इंफॉर्मेशन अपनी सैलरी के रिगार्डिंग सबमिट करता है। किसकी? प्रीवियस ईयर 2020-2021 की। ये प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, ये मैं पार्ट 1 में आपको समझा चुकी हूँ, तो मैं अब दोबारा इस पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। सैलरी 28,000 पर मंथ दी हुई है। डियरनेस अलाउंस दिया हुआ आपको 10,000 पर मंथ, एंड बोनस इज गिवन। फिर कहता है जी कान और आंखें दोनों खुली रखना, ठीक है? एडवांस क्वेश्चन है हाउस रेंट अलाउंस का, तो समझ नहीं आएगा अगर ध्यान उधर उधर अगर भटकाओगे तो। हिज एम्प्लॉयर पेड हिम ₹10,000 पर मंथ एज हाउस रेंट अलाउंस। कहते हैं कि उसके एम्प्लॉयर ने, ठीक है, किसके एम्प्लॉयर ने? जयदीप के एम्प्लॉयर ने हाउस रेंट अलाउंस पे किया कितना? 10,000, 10,000 रुपये महीना, अप टू 30th नवंबर 2020। तो मतलब कि उसे हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है कंपनी से नवंबर तक। नवंबर तक कितना मिल रहा है? 10,000 रुपये महीना। बोल रहा है ना यहाँ पे 30th नवंबर 2020, तो यहाँ नवंबर 2020 तक उसे हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है कंपनी से 10,000 रुपये महीना, ठीक है? एंड इट वाज रेज टू 12,000 पर मंथ फ्रॉम 1 दिसंबर 2020। कह रहा है जी नवंबर तक तो उसे हाउस रेंट अलाउंस 10,000 रुपये महीना मिल रहा है, लेकिन कंपनी ने क्या किया? 1 दिसंबर से, ठीक है, दिसंबर में 12,000 से बढ़ा दिया हाउस रेंट अलाउंस। 12,000 से नहीं बढ़ा दिया, सॉरी, 12,000 कर दिया। 10,000 था, 10 से 12 कर दिया, ठीक है जी। पहले कितना था उसका हाउस रेंट अलाउंस? कंपनी कितना दे रही थी? 10,000 रुपये नवंबर तक दे रही थी सिर्फ। फिर 1 दिसंबर से उसका जो हाउस रेंट अलाउंस है वो 12,000 हो गया, यानी कंपनी 12,000 रुपये महीना देने लग गई उसे। ही लिव्ड विद हिज पेरेंट्स इन ए हाउस ओन बाय हिज फादर।
कहता है जो ये मिस्टर जयदीप था, ये रह रहा था अपने पेरेंट्स के साथ ही। वो जो घर था उसके फादर के नाम पे था। एंड नो रेंट वाज पेड बाय हिम। ठीक है, अपने फादर के साथ रह रहा था, अपने पेरेंट्स के घर पे, सॉरी, अपने फादर के घर पे अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा था, और कोई किसी तरह का रेंट पे नहीं किया मिस्टर जयदीप ने। फ्रॉम 1 December 2020 ही शिफ्टेड टू रेंटेड हाउस। कहता है जी 12 यानी कि दिसंबर, 1 December 2020 को वो शिफ्ट कर रहा है रेंटेड हाउस में, और पे कर रहा है रेंट 15,000 पर मंथ एज अ रेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना देखो बहुत ज़रूरी है, तभी आप सॉल्यूशन कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो ये एडवांस क्वेश्चन है, मैं अगेन कह रही हूँ, इससे पहले 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना जो मैंने पार्ट 3 में कराए हैं। एक बारी मेरे साथ कर लेना देख के, और एक बारी बिना देखे अपने लेवल पे। कंप्यूट हिज ग्रोस सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 to 2021 to 2022 if his salary is due on last date of month। ये कौन सा कंसेप्ट आ गया जी? इफ हिज सैलरी इज ड्यू ऑन लास्ट डे ऑफ मंथ, कौन सा कंसेप्ट आ गया ये? जो मैंने पार्ट 1 में आपको समझाया था। इफ सैलरी इज ड्यू लास्ट डेट ऑफ द मंथ, इफ सैलरी इज ड्यू फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, है ना? ये पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में मैंने आपको समझाए हुए क्वेश्चंस। ये बिल्कुल स्टार्टिंग के क्वेश्चन है इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर के। तो जिसने बढ़िया प्रैक्टिस की होगी तो उसको तो आ गया होगा समझ में क्या चक्कर है इसका। तो देखो जी, हाउस कुछ नहीं है इसमें, हाउस रेंट अलाउंस कहता है जी नवंबर तक तो 10,000 मिल रहा था उसे कंपनी की तरफ से, और दिसंबर में उसका 12,000 हो गया। तो जी कहता है जी आगे लाइन में कि वो अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा था और रेंट नहीं पे कर रहा था। फ्रॉम 1 December 2020 ही शिफ्टेड टू रेंटेड हाउस। तो दिसंबर को गया ना वो रेंटेड हाउस में, दिसंबर को उसने जाके कमरा लिया और रेंट पे किया। तो वो जो अपने मतलब रेंट नहीं पे कर रहा था, अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा था, वो नवंबर तक रहा। नवंबर तक वो अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा था, दिसंबर में वो शिफ्ट हुआ है रेंटेड हाउस में। ठीक है जी, और फिर रेंटेड हाउस में शिफ्ट हुआ है, तो फिर उसने कितना पे किया रेंट? 15,000 पर मंथ। अब उसकी ग्रॉस सैलरी निकालनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन आई होप आपको आ गया होगा समझ में। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। चलिए जी, ग्रॉस सैलरी बोल रहे हैं ना निकालने के लिए। सॉल्यूशन, पहले तो आपको सैलरी दी हुई है तो सैलरी लिख लो। बेसिक पे मतलब कितनी दी है सैलरी? 28,000 रुपये महीना। 28,000 पर मंथ है, तो इंटू 12 करके साल के निकाल लो। 3,36,000, 3,36,000। उसके बाद डीए दिया हुआ, सिंपल दिया हुआ आपको डीए। तो मैंने तो आपको बताया था पार्ट 3 में, इससे प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस पार्ट में, कि भाई जो अपना क्या होता है, जो अपना जब हमें ग्रोस सैलरी निकालनी होती है तो इस उसमें तो हम सब कुछ लेते हैं। तो हम ये ग्रोस सैलरी निकाल रहे हैं तो हम इसमें बेसिक पे भी लेंगे, हम इसमें डीए भी लेंगे। डीए 10,000 रुपये महीना दिया हुआ है, 10,000 रुपये महीना दिया हुआ, पर एनम निकाल लो, 1,20,000, है ना? बोनस, बोनस भी आपका क्या होता है? टैक्सेबल होता है। 28,000, 28,000। उसके बाद आती है बारी हाउस रेंट अलाउंस की। हाउस रेंट अलाउंस, अच्छा आपको पता होगा पिछले प्रीवियस पार्ट में हमने जब क्वेश्चन सॉल्व किया था हाउस रेंट अलाउंस का, उसमें ना 3 क्या थी, 3 सिचुएशन थी, है ना? 3 सिचुएशन थी। ये देखो, अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 करवा रही हूँ।
इस पिछले वाले में मैंने क्वेश्चन नंबर 7 करवाया था। तो इसमें देखो सिचुएशन ए, बी, सी ये की थी हमने। अब ए सिचुएशन में वो अपने ही घर में रह रहा था, तो वो अपने ही घर में रह रहा था, तो हमने पूरा का पूरा हाउस रेंट अलाउंस चेक के टैक्सेबल कर दिया था, है ना? क्योंकि वो अपने ही घर में रह रहा है अगर, तो जो कंपनी की तरफ से उसे एचआरए मिल रहा है, वो तो यूज़ नहीं हो रहा है, यूटिलाइज़ नहीं हो रहा, तो पूरा का पूरा टैक्सेबल कर दिया था हमने, है ना? बाकी फिर हमने एग्ज़म्पशन दी थी बी और सी सिचुएशन में, अगर आपको याद हो तो। तो इस क्वेश्चन में देखो, जो उसे हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है कंपनी की तरफ से 10,000 रुपये महीना, तो 10,000 रुपये महीना नवंबर तक मिल रहा है। तो नवंबर तक मिल रहा है, तो नवंबर तक वो अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा है ना? वो जो रूम ले रहा है और रेंट पे कर रहा है, वो दिसंबर से कर रहा है। फ्रॉम 1 दिसंबर 2020 ही शिफ्टेड टू रेंटेड हाउस एंड पेड 15,000 पर मंथ एज रेंट। तो ठीक है जी। तो नवंबर तक तो मतलब उसे 10,000 रुपये महीना 10,000 रुपये महीना हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है कंपनी से, और इस स्टेटमेंट से ये क्लियर हो रहा है कि वो घर घर ले रहा है किराए का दिसंबर से, तो मतलब नवंबर तक तो वो अपने वही पेरेंट्स के हाउस में रह रहा है, उसके फादर का है जो। तो जी, जब अपने घर में रह रहा है और कंपनी से जो हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है ना? कंपनी से जो हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है, वो तो यूज़ नहीं हो रहा, रेंट तो दे नहीं रहा, वो अपने घर में रह रहा है। तो वो तो सारा का सारा क्या हो जाएगा जी? टैक्सेबल। और जो एग्जम्पशन दोगे आप, वो कौन से उसमें से दोगे? हाउस रेंट अलाउंस में से, कौन से में से? इस वाले में से, ठीक है? क्योंकि क्योंकि ये 12,000 रुपये महीना जो इसे हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है, वो 1 दिसंबर से मिल रहा है, और 1 दिसंबर से ही वो रेंटेड घर में रह रहा है ना? तो ये वाला तो जी, जब उसे ये वाला हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा था, तो वो अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा था। तो ये वाला पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा, हाउस रेंट अलाउंस। पर मंथ है इंटू 12। अब ये इंटू 12 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे 10,000 रुपये उसे हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है कंपनी से, है ना? जो मिल रहा है वो नवंबर तक मिल रहा है। 10,000 रुपये एचआरए नवंबर तक मिल रहा है, उसके बाद दिसंबर में तो 12,000 हो गया। तो भाई अपना जो महीना शुरू होता है फाइनेंशियल ईयर, वो अप्रैल टू मार्च होता है। तो अप्रैल से लेके भाई अपना क्या जाएगा, ये अप्रैल से लेके नवंबर तक 8 महीने। तो इंटू 12 ना होके क्या होगा यहाँ पे? इंटू 8। ठीक है जी, डे उसका पंगा है ना मंथ्स का, तो इंटू 8 ना कि इंटू 12। तो 80,000 ये तो पूरा टैक्सेबल होएगा, पूरा टैक्सेबल होएगा ये। अब इसी में जो हाउस रेंट अलाउंस उसे मिल रहा है 12,000 दिसंबर से, 12,000 दिसंबर से मिल रहा है ना, और दिसंबर से ही वो रेंटेड हाउस में शिफ्ट हो रहा है, तो ये पार्शियली टैक्सेबल होगा अपना। तो एग्जम्प्टेड कितना होगा, वो तो हम इस प्रोविज़न के अकॉर्डिंग एग्जम्पशन देंगे। तो ये हाउस रेंट अलाउंस 12,000 इंटू पहले पर मंथ है, तो ये जितना इसका मतलब जितने मंथ बनते हैं उससे इंटू करके यहाँ पे लिखो, फिर एग्जम्प्टेड करेंगे इसमें से। तो देखो जी, दिसंबर टू मार्च कितने महीने? 4 महीने। दिसंबर से हो रहे हैं इसकी 12,000 रुपये महीना हाउस रेंट अलाउंस, दिसंबर से हो रहा है, तो मार्च में अपना ख़त्म हो जाता है ईयर। सो दिसंबर टू मार्च 4 महीने इंटू 4 कितना? 48,000। अभी 48,000 यहाँ तो लिखोगे नहीं, पूरा तो टैक्सेबल होगा नहीं है, क्योंकि दिसंबर में ये रेंटेड हाउस में शिफ्ट हो चुका है, तो एक्सेप्शन मिलेगी इसको, पार्शियली टैक्सेबल होता है हाउस रेंट अलाउंस। तो ये अभी आप यहीं यहीं पे लिखो 48,000। देखते हैं बाहर टैक्सेबल कितना जाएगा एग्जम्प्ट करने के बाद।
ये क्यों पूरा लिखा मैंने बाहर, पूरा का पूरा टैक्सेबल क्यों लिखा? क्योंकि जब उसे 10,000 रुपये महीना कंपनी एचआरए दे रही है ना, तो उस दौरान वो अपने पेरेंट्स के घर पे ही क्या कर रहा है, रह रहा है, इसीलिए वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, एग्जम्प्टेड। लगाओ जी पहली एक्सेप्शन एचआरए की, 50% ऑफ सैलरी इफ़ बॉम्बे कलकत्ता मद्रास दिल्ली, किस में आई है, दिल्ली में, तो कितना जाएगा, ये रहा दिल्ली, 50% सैलरी का करोगे, ना कि 40%। 50% सैलरी का करोगे, 50% ऑफ सैलरी, सैलरी क्या लोगे, बेसिक सैलरी ले लोगे, डीए लोगे अगर एंटर वाला है तो, और कमीशन ले लोगे अगर टर्नओवर बेसिस पे है तो। तो इस क्वेश्चन में अपनी जो बेसिक सैलरी है वो ये 28,000 रुपये महीना। डीए आपको दिया तो हुआ है, लेकिन ये एंटर वाला नहीं दिया हुआ, अगर एंटर वाला होता तो ब्रैकेट में लिखा होता एंटर, एंटर्स, या फिर और क्या लिखा होता, डीए एंटर्स इनटू पे फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ठीक है, जैसे हमने पिछले वाले पार्ट में क्वेश्चन किया था उसमें लिखा हुआ था। तो कुल मिला के बात ये हुई, ये एंटर वाला नहीं है, सिंपल डीए दिया हुआ तो हम नहीं लेंगे। ग्रोस सैलरी में तो लेंगे ना, ग्रोस सैलरी में तो सारी चीज़ें लेते हैं, लेकिन जब सिर्फ हाउस रेंट अलाउंस की कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें जो सैलरी लेंगे, जैसे 50% सैलरी का करेंगे, यहाँ पे 10% सैलरी का करेंगे, तो ये जो सैलरी लेनी है ये सिर्फ बेसिक सैलरी लोगे आप, डीए एंटर वाला ले लोगे सिर्फ, और कमीशन टर्नओवर बेसिस पे है जो। अब यहाँ पे बेसिक सैलरी अपनी ये है, ठीक है, 28,000 रुपये महीना है, ले ली। डीए नहीं लेंगे जी, एंटर वाला नहीं है, बोनस लेते नहीं हम, एक डीए एंटर वाला लेते हैं, वो दिया नहीं हुआ, कमीशन ढूंढ लो, टर्नओवर बेसिस पे दिया हुआ है, कमीशन ना सिंपल दिया हुआ ना टर्नओवर बेसिस पे दिया हुआ, तो भाई सैलरी में आएगी सिर्फ बेसिक सैलरी, ये वाली 28,000 रुपये महीना। 28,000 रुपये महीना क्या 28 इंटू 12 करके 3,60,000 का 50% कर दोगे, बताओ जी, 3,36,000 का 50% कर दोगे। मैंने आपको बोला कि सैलरी में क्या आएगा आपका, सैलरी में जब आप एचआरए निकालोगे, 50% ऑफ सैलरी करोगे यहाँ पे, तो सैलरी यहाँ पे, सैलरी का मीनिंग क्या है, ये मीनिंग है सैलरी का, बेसिक सैलरी आपको दी हुई है ना, बेसिक सैलरी आपको दी हुई है, क्या आपको डीए एंटर वाला दिया हुआ है, ये डीए एंटर सिंपल डीए दिया हुआ है, तो डीए तो नहीं लोगे, कमीशन टर्नओवर बेसिस पे भी नहीं दिया हुआ, तो बच गया सिर्फ ये बेसिक सैलरी। तो मैं कह रही हूँ कि ये जो बेसिक सैलरी 28,000 रुपये महीना, यानी कि साल की 3,36,000 का 50% कर दोगे, नहीं जी, यहाँ पे इसको हाउस रेंट अलाउंस जो मिल रहा है, ये इसका नहीं, ये देखो जो ये वाला हाउस रेंट अलाउंस है ना, दिस वन, ये कौन सा है, ये पूरा टैक्सेबल है, ये पूरा टैक्सेबल नहीं होता हाउस रेंट अलाउंस, पार्शली टैक्सेबल होता है, पूरा टैक्सेबल इसलिए क्योंकि ये जो, जब इसे 10,000 रुपये महीना कंपनी से एचआरए मिल रहा है तो ये अपने घर में रह रहा था कि, तो इस हिसाब से पूरा का पूरा टैक्सेबल होएगा 80,000, ठीक है। अब ये हाउस रेंट अलाउंस ये कौन सा है, जो इसे दिसंबर से मिल रहा है, जो इसे ये दिसंबर से मिल रहा है 12,000 रुपये महीना फ्रॉम 1 दिसंबर 2020, तो दिसंबर से मिल रहा है, तो दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 ही महीने के हिसाब से लोगे ना यहाँ पे सैलरी भी, सैलरी कैसे 12 उसकी ले लोगे, 12 महीने की सैलरी भी तो 4 महीने की लोगे, उसी का 50% करोगे, तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी होती है, अदरवाइज क्वेश्चन तो गलत हो ही जाएगा पूरा। तो यहाँ पे आप 50% करोगे किसका, 28,000, 28,000 इंटू 4, वो आपकी सैलरी आएगी, उसका 50% होएगा, कितना आ जाएगा जी ये करके, 1,12,000 का 50%, 56,000, 56,000। सेकेंड एक्सेप्शन क्या थी आपकी, एक्चुअल हाउस रेंट रिसीव्ड, उसे एक्चुअली में हाउस रेंट कितना रिसीव्ड हो रहा है कंपनी से, तो उसे हाउस रेंट रिसीव्ड हो रहा है कितना, 12,000 रुपये महीना, क्योंकि ये दिसंबर वाले का निकाल रहे हैं ना हम, सिर्फ दिसंबर से जो उसका मतलब 12,000 हुआ है, तो दिसंबर टू मार्च यानी कि 4 महीने का, तो वही 12,000 इंटू 4,
हो जाएगा आपका एक्चुअल हाउस रेंट रिसीव्ड, HRA रिसीव्ड कैसे आएगा ये? HRA रिसीव्ड कितना रिसीव कर रहा है वो कंपनी से, क्योंकि दिसंबर वाले का निकाल रहे हैं ना हम, नवंबर वाला हाउस रेंट अलाउंस तो पूरा टैक्सेबल जाएगा क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के घर रह रहा है। दिसंबर से वो रेंटेड हाउस में शिफ्ट हो रहा है, तो उसी की एक्सेप्शन देंगे हम, इसकी 12,000 की, इसमें से मतलब एक्सेप्शन देंगे। तो हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड कितना हो रहा है उसे, दैट इज सेकंड एक्सेप्शन, 12,000 रुपये महीना, 12,000 इंटू 4, दिसंबर टू मार्च। 48,000। उसके बाद तीसरी एक्सेप्शन क्या है, एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। एक्चुअल रेंट पे कितना कर रहा है वो, कह रहा है जी फ्रॉम 1 दिसंबर 2020 ही शिफ्टेड टू रेंटेड हाउस एंड पेड 15,000 पर मंथ एज रेंट। ठीक है जी, 15,000 रुपये महीना वो रेंट पे कर रहा है। क्या ये 15,000 रुपये महीना रेंट पे कर रहा है तो 15,000 इंटू 12 करके लिखोगे यहाँ पे अमाउंट? नहीं, 15,000 इंटू 4, क्योंकि दिसंबर टू मार्च है ये, दिसंबर टू मार्च का रेंट पे कर रहा है ये। तो एक्चुअल रेंट पेड 15,000 पर मंथ है, तो इंटू 12 ना करके इंटू 4 करोगे, दिसंबर से पे करने लगा ना वो, दिसंबर से मार्च, 60,000 माइनस 10% सैलरी का। सैलरी ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके बता दी, बार बार नहीं बताऊंगी। तो 1,12,000 सैलरी बनी थी, इसका 10% 11,200, तो ये 60,000 आपका अमाउंट कैसे आया, कैसे आया जी ये, 15,000 इंटू 4, और ये कैसे आया, 10% ऑफ सैलरी। ठीक है, 10% सैलरी का करके, तो ये माइनस कर दो, कितना आएगा, 48,800। ठीक है, कहता है जी एग्जम्प्टेड विल बी लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3, एग्जम्प्ट हो जाएगा जो इन तीनों में से क्या होगा, लीस्ट होगा, छोटा होगा। तो छोटा क्या है, 48,000, ये छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा, किस में से, इसमें से। ठीक है, तो बाहर टैक्सेबल क्या गया, हाउस रेंट अलाउंस टैक्सेबल कितना गया, सिर्फ और सिर्फ 80,000, ये वाला, जब उसे कंपनी 10,000 रुपये महीना दे रही थी और वो अपने पेरेंट्स के घर रह रहा था, तो सिर्फ यही टैक्सेबल गया आपका हाउस रेंट अलाउंस, बाहर टैक्सेबल में गया। बाकी तो ये कैलकुलेट वगैरह एग्जम्पशन वगैरह दे के क्या आया बाहर, नील। ठीक है, तो ये प्लस कर दो, ग्रोस सैलरी निकल जाएगी आपकी। तो हाउस रेंट अलाउंस में जो एग्जम्प्टेड हुई अमाउंट, एग्जम्पशन जो मिली वो 48,000 की मिली, ये जो आपने माइनस किया। तो इसमें भी सॉल्यूशन में देख लो आप, क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है जी ग्रोस सैलरी 5,64,000 एंड जो हाउस रेंट अलाउंस एग्जम्प्टेड होगा वो 48,000। तो अपना हो रहा है 48,000 एग्जम्प्टेड, एग्जम्पशन मिल रही है 48,000 की, और ग्रोस सैलरी भी 5,64,000 आ गई। तो हो गया जी आपका ये क्वेश्चन ख़त्म। इससे एक नेक्स्ट
क्वेश्चन और करते हैं, इलस्ट्रेशन है वो, ये क्वेश्चन था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मिस्टर रामेश। मैं जस्ट रीड कर देती हूँ, फिर एक्सप्लेन करूँगी और फिर सॉल्यूशन करेंगे हम इसका। मिस्टर रामेश स्वैन is employed at Hyderabad at a basic salary of rupees 25,000 per month and he is also getting following allowances। तो कहता है जी जो उसकी बेसिक सैलरी है, बेसिक पे है, वो 25,000 रुपये महीना है और कुछ उसे अलाउंसेस मिल रहे हैं। कौन से अलाउंसेस मिल रहे हैं उसे? डियरनेस अलाउंस मिल रहा है 2,000 रुपये महीना, लंच अलाउंसेस मिल रहे हैं उसे 1,000 रुपीज़ पर मंथ, सर्वेंट अलाउंसेस ब्रैकेट में लिखता है ही इज़ पेइंग रुपीज़ 1,200 पर मंथ टू ए सर्वेंट। ठीक है, उसे जो कंपनी से मिल रहा है सर्वेंट अलाउंस दैट इज़ 1,000 पर मंथ एंड जो वो उसका जो खर्चा हो रहा है सर्वेंट पे वो 1,200 रुपये महीना हो रहा है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस 2,000 पर मंथ, एजुकेशन अलाउंस एट द रेट 200 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 3 चिल्ड्रन, हॉस्टल अलाउंस टू 1 चाइल्ड। तो ये सारे अलाउंसेस दिए हुए हैं। तो हमें क्या करना है, हम कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन? तो हमें तो प्रोविज़न देखना है। प्रोविज़न में देखना है कौन से पार्शियली टैक्सेबल है, कौन से फुली टैक्सेबल है, कौन से फुली एग्जम्प्टेड है, उसके अकॉर्डिंग हमने अपने आंसर को कंप्लीट कर देना है। ठीक है, तो पहला तो है अपने पास, पहली चीज़ है बेसिक सैलरी। वो तो लिखनी होती है, बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी कितनी बता रहे हैं? बेसिक सैलरी 25,000 रुपये महीना, 25,000 इंटू 12, 3 लाख। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? डियरनेस अलाउंस, डी ए लिख रही हूँ मैं सिर्फ सिंपल, 2,000 पर मंथ। पर मंथ है तो इंटू 12, 12 टू ज़ा 24, 24,000। तो ये मैं क्यों कैसे लिख रही हूँ? मैं जी ऐसे लिख रही हूँ, मैं यहाँ पे प्रोविज़न में देख रही हूँ जो अपना डियरनेस अलाउंस है वो कहता है जी फुली टैक्सेबल है डियरनेस अलाउंस, तो मैंने पूरा का पूरा चेक टैक्सेबल कर दिया। अब आगे आपके पास कौन सा अलाउंस है? लंच अलाउंसेस। लंच अलाउंसेस में प्रोविज़न में देखो क्या लिखा हुआ है, क्या ये फुली टैक्सेबल है या पार्शली टैक्सेबल है? ये रहा आपका लंच अलाउंस 4th नंबर पे, है ना? तो क्या है ये? फुली टैक्सेबल, तो पूरा का पूरा टैक्सेबल है। तो जो प्रोविज़न में लिखा हुआ है कि पूरा टैक्सेबल है, तो जितनी अमाउंट है पूरा का पूरा उठा के टैक्सेबल कर दो इसे। 1,000 है, 1,000 इंटू 12 पर एनम निकल जाएगा 12,000। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका अलाउंसेस, सर्वेंट अलाउंसेस। तो वही चेक, इसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ ही इज़ पेइंग, मतलब उसे सर्वेंट अलाउंस दिया जा रहा है 1,000 रुपये महीना और वो सर्वेंट पे खर्च कितने रहा है? 1,200 रुपये महीना। तो इससे हमें कुछ लेना देना ही नहीं है। प्रोविज़न में लिखा हुआ है कि जो हमारा सर्वेंट अलाउंस होता है वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है? टैक्सेबल हो जाता है। तो ये जो अमाउंट है पूरी की पूरी क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी। ये रहा आपका सर्वेंट अलाउंस 16th नंबर पे, है ना? क्या है ये? फुली टैक्सेबल है। तो जितना उसी कंपनी से मिल रहा है वो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। वो पे जितना मर्जी करे सर्वेंट को, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सर्वेंट अलाउंस कितना? 1,000 रुपये महीना मिल रहा है, पर एनम निकालेंगे वही 12,000। नेक्स्ट आपका क्या है? ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है आपका 2,000 रुपये महीना, प्रोविज़न में देखो फुली टैक्सेबल है ये, जैसे मैंने आपको सारे अलाउंसेस दिखाए। तो ये वाला भी फुली टैक्सेबल है 2,000 इंटू 12, 2,000 रुपये महीना, 12 टू ज़ा 24, 24,000 टैक्सेबल आ जाएगा आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस। नेक्स्ट आपको गिवन है कौन सा अलाउंस? एजुकेशन अलाउंस। तो एजुकेशन अलाउंस पहले तो आप यहाँ पे चार्ट में चेक करोगे क्या वो पार्शली टैक्सेबल में है या फुली टैक्सेबल में है। तो जी पार्शली टैक्सेबल में है। ये देखो यहाँ पे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिख रहा है,
चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, है ना। तो जब ये पार्शियली टैक्सेबल है तो इसका प्रोविज़न दिया होगा यहाँ पे कहीं, वो आप देखोगे कहाँ दिया हुआ है अच्छे से, ये दिया हुआ एजुकेशन अलाउंस। तो अगर ये पार्शियली टैक्सेबल है तो एग्जम्प्टेड कितना है ये, तो उसके बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं सिंपल अपनी आम भाषा में मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ कितना है ये। आप अपनी बुक में पेज निकाल लो। तो ये क्वेश्चन इसमें जो अपना एग्जम्पशन दी है, इसमें कहता है कि जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, आप अपनी बुक में पेज निकाल के उसे रीड करो, ठीक है। मैं अपनी बुक में देख रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे ना ऐसे फिर हिलती है बुक, फोकस नहीं हो पाता। देखो, कहता है कि 100 रुपये 100 पर मंथ, 100 रुपये महीना पर चाइल्ड, मतलब कि एक बच्चे के 100 रुपये, अगर 2 बच्चे तो 200 रुपये। कितना एग्जम्प्टेड है? इट शैल बी एग्जम्प्टेड अप टू ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 2 चिल्ड्रंस ओनली। 2 बच्चों पे एग्जम्पशन है, एक बच्चे पे कितना? 100 रुपये। तो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के 3 बच्चे हैं तो उसे एग्जम्पशन कितनी मिलेगी? 2 बच्चों की ही मिलेगी। और कितनी मिलेगी? क्योंकि पर चाइल्ड पे 100 है, तो 2 बच्चों पे कितने? 200, तो 200 रुपये उसे एग्जम्पशन मिल जाएगी। 200 पर मंथ इंटू 12 करेंगे, पर एनम करते हैं, वो तो चलो कैलकुलेशन का पार्ट है। तो समझ में आ गया एग्जम्प्टेड कितना है? इट शैल बी एग्जम्प्टेड अप टू ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड, मतलब एक चाइल्ड पे 100 रुपये पर महीना, और 2 चिल्ड्रन तक एग्जम्प्टेड है एजुकेशन अलाउंस। देखो जी कैसे निकलेगा ये एजुकेशन अलाउंस। कितना है ये? 200 रुपये महीना पर चाइल्ड, 200 रुपये महीना, 200 पर मंथ है ना, पर मंथ है, तो इंटू 12 और इसके बच्चे कितने हैं? 3, इंटू 3, है ना। इंटू 3 क्यों किया? क्योंकि 3 बच्चे हैं। इंटू 12 क्यों किया? क्योंकि पर मंथ दिया हुआ है, हमें तो 12 महीने का निकालना है, पर एनम निकालना है, तो 200 इंटू 12 इंटू 3। तो ये 7200 टैक्सेबल नहीं होएगा क्योंकि ये पार्शली टैक्सेबल है। 7200 आपका अंदर ही रहेगा। अभी इसमें से अब एग्जम्प्ट करोगे। अभी एग्जम्पशन मैंने आपको पढ़ के बताई, कितनी थी एग्जम्पशन? 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चिल्ड्रन exempted। हाउ मच? 100 रुपये, एक बच्चे के 100 रुपये थे, पर चाइल्ड 100 रुपये थे, पर मंथ थे, पर मंथ थे ना, 100 पर मंथ, तो 100 इंटू 12। और कितने बच्चों तक एग्जम्पशन थी? 2 बच्चों तक। तो ये आपकी एग्जम्पशन ऐसे बनेगी, ठीक है। 100 इंटू 2 इंटू 12, 2400। बाहर कितना जाएगा? अब ये इतनी एग्जम्पशन मिलेगी इसे 2400 की एजुकेशन अलाउंस पे, 4800 टैक्सेबल हो जाएगी। चलिए जी आगे देखो, नेक्स्ट कौन सा अलाउंस है? हॉस्टल अलाउंस टू 1 चाइल्ड ₹500 पर मंथ। हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस आपका अगेन पार्शियली टैक्सेबल है, तो ये कितना एग्जम्प्टेड होगा? इट शैल बी एग्जम्प्टेड अप टू ₹300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रन ओनली। कितना एग्जम्पशन मिलेगी? 300 रुपये महीना पर चाइल्ड और 2 बच्चों तक, ठीक है। 300 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चिल्ड्रन। तो इसका हॉस्टल अलाउंस आप कैसे कितना एग्जाम करोगे? देखो, इसे मिल कितना रहा है? मतलब एक बच्चे को दिया जा रहा है 500 रुपये महीना, तो एक ही बच्चे को मिल रहा है, तो इंटू 1 करने की तो ज़रूरत है नहीं, पर मंथ है, बस इंटू 12 कर देते हैं।
तो 500 इंटू 12 6000। अंदर ही लिखेंगे ना, अभी एग्जम्पशन देनी है। कितना था एग्जम्प्टेड? 300 रुपये पर बच्चे पे पर मंथ था, और अप टू 2 चिल्ड्रन तक था। तो 2 चिल्ड्रन तक था, तो 2 इंटू 2 तो तब करते हैं ना, इसके बच्चे 3, मतलब हॉस्टल अलाउंस 3 बच्चों को दिया जा रहा होता है यहाँ पे क्वेश्चन में, या 4 को या 5 को, तब इंटू 2 करते हैं ना। तो इसमें एक ही बच्चे को हॉस्टल अलाउंस दिया जा रहा है, तो इंटू 2 करने की ज़रूरत है नहीं। अब जैसे हमने यहाँ पे किया था इंटू 2, क्यों किया था? क्योंकि एजुकेशन अलाउंस जो इसे दिया जा रहा था वो 3 बच्चों को दिया जा रहा था, और एग्जम्पशन में लिखा हुआ है कि भाई 2 बच्चों तक ही अगर आप हॉस्टल एजुकेशन अलाउंस दोगे तो एग्जम्पशन मिलेगी, अदरवाइज उससे ऊपर नहीं मिलेगी। तो 2 बच्चों की एग्जम्पशन थी, तो मैंने इंटू 2 कर दिया था, क्योंकि 3 बच्चों को एजुकेशन अलाउंस यहाँ पे मिल रहा था, तो इसलिए इंटू 2 कर दिया था। तो इंटू 12 किया था, क्योंकि पर मंथ था ये। अब इसमें तो हॉस्टल अलाउंस एक ही चाइल्ड को दिया जा रहा है, तो इसलिए इंटू 1 करने की तो ज़रूरत है ही नहीं। अब हॉस्टल अलाउंस कितना एग्जम्पशन थी इसमें? हॉस्टल अलाउंस में 300 रुपये, 300 रुपये महीना पर चाइल्ड पे, तो एक ही बच्चे को दिया जा रहा है, तो इंटू 1 करने की ज़रूरत नहीं है। तो 300 इंटू 12 3600, ये इसको एग्जम्पशन मिल गई। तो टैक्सेबल कितना जाएगा बाहर? 2400। नेक्स्ट आपका जो अलाउंस है वो है कन्वीनियंस अलाउंस। तो जो आपका ये कन्वेंस अलाउंस है, ये है आपका पार्शियली टैक्सेबल। तो एग्जम्प्टेड कितना है? कहता है जी इट इज़ एग्जम्प्टेड अप टू एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज इन केस अमाउंट रिसीव्ड इज मोर देन एक्चुअल एक्सपेंडिचर एक्सेस इफ एनी विल बी टैक्सेबल। कहता है जी एग्जम्प्टेड है कहाँ तक? अप टू एक्चुअल अमाउंट इनकर्ड इन परफॉर्मेंस ऑफिशियल ड्यूटीज। जितना वो एक्सपेंडिचर हुआ है कन्वेंस अलाउंस का, जितना एक्सपेंडिचर हुआ है एक्चुअल में, वो सारा एग्जम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑफिशियल ड्यूटीज परफॉर्म करते टाइम जितना एक्सपेंडिचर हुआ आपका, ऑफिशियल ड्यूटीज परफॉर्म करते टाइम जितना एक्सपेंडिचर आपका हुआ, वो क्या है? वहाँ तक एग्जम्पशन मिल जाएगी। इन केस अमाउंट रिसीव्ड इज मोर देन एक्चुअल एक्सपेंडिचर, एक्चुअल एक्सपेंडिचर से ज़्यादा आपको अमाउंट रिसीव हो रही है कंपनी की तरफ से, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा? उतना जितना एक्सेस होगा उतना क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। अब यहाँ क्वेश्चन में कन्वेंस अलाउंस के ब्रैकेट में लिखता है ही डज नॉट स्पेंड एनीथिंग, मतलब वो उसको कंपनी की तरफ से 800 रुपये महीना कन्वेंस अलाउंस मिल रहा है, पर वो खर्च 1 रुपया भी नहीं रहा। तो अभी हमने प्रोविज़न में पढ़ा कि पार्शियली टैक्सेबल है। पार्शियली टैक्सेबल में लिखा हुआ था कि भाई जितना ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म करते टाइम उसका खर्च हुआ वहाँ तक एग्जम्पशन है, उससे आगे जितना एक्सेस में उसे मिल रहा है वो सारा टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये यहाँ तो ये सारा ही एक्सेस में है, खर्च तो उसका कुछ भी नहीं हो रहा ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म करते टाइम, है ना? तो ये पूरा का पूरा टैक्सेबल कर दो आप। पर मंथ है ना, तो 800 इंटू 12 9600। नेक्स्ट ओवर टाइम अलाउंस। तो आपको ओवर टाइम अलाउंस दिया हुआ है हाउ मच? 200 रुपये महीना, 200 नहीं सॉरी 2000 रुपये महीना। तो ये आपका फुली टैक्सेबल होता है, अपना चेक कर लेना बुक में प्रोविज़न। ठीक है, तो ये 24,000 टैक्सेबल हो जाएगा आपका। नेक्स्ट ऑफिशिएटिंग अलाउंस। ऑफिशिएटिंग अलाउंस 2000 रुपये महीना, 24,000।
नेक्स्ट है आपका कैश अलाउंस, पूरा टैक्सेबल 1200 इंटू 12, 14,400। नेक्स्ट आपका एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस का एक पूरा प्रॉपर प्रोविज़न है, ठीक है। अभी के लिए मैं आपको ये बता देती हूँ सिर्फ, जैसे अपना हाउस रेंट अलाउंस का प्रोविज़न था ना, तो ऐसे ही एंटरटेनमेंट अलाउंस का है। तो अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैं फ़िलहाल अभी के लिए ये बता देती हूँ कि एंटरटेनमेंट अलाउंस क्यों देते हैं, कंपनी क्यों देती है। जैसे आप ऑफिस में काम कर रहे हो, ठीक है, कस्टमर्स आ रहे हैं, क्लाइंट्स आ रहे हैं, तो उनका एंटरटेनमेंट करने के लिए आप क्या ऑफ़र करते हो उन्हें? कॉफ़ी, टी, बिस्किट्स, है ना, कुकीज़, ये सब ऑफ़र करते हो। तो उनका क्या करने के लिए? एंटरटेनमेंट करने के लिए, तो उसका भी आपको अलाउंस दिया जाता है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? सरकारी कर्मचारियों को। तो नहीं, सॉरी, थोड़ा-सा मैं गलत बोल गई। ये दिया तो सबको जाता है, लेकिन जो एक्सेप्शन मिलती है ना, एग्ज़म्पशन मिलती है जो, वो सिर्फ़ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को मिलती है। अभी जैसे इस क्वेश्चन में ये प्राइवेट एम्प्लॉयी है। प्राइवेट एम्प्लॉयी कैसे है? क्योंकि इसमें कहीं पर भी लिखा नहीं हुआ कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयी है, गवर्नमेंट मतलब उसमें काम करता है, कहीं पर भी नहीं लिखा हो, तो ये प्राइवेट है। तो दिया तो इसको भी जा रहा है एंटरटेनमेंट अलाउंस। तो कहता है कि जी एंटरटेनमेंट अलाउंस, जो आपका जो वो चार्ट है, प्रोविज़न है, जिसमें बताया हुआ है कि कौन से अलाउंसेस फुली टैक्सेबल होंगे, कौन से पार्शियली टैक्सेबल होंगे, कौन से फुली टैक्सेबल होंगे, कौन से फुली एग्जम्प्टेड होंगे, और कौन से पार्शियली टैक्सेबल होंगे। तो वो जो जहाँ पे दिया हुआ है वहाँ पे एंटरटेनमेंट अलाउंस पार्शियली टैक्सेबल में लिखा हुआ है। तो पार्शियली अगर टैक्सेबल है एंटरटेनमेंट अलाउंस, तो एग्जम्पशन कितनी है उसमें? तो कहता है जी जो एग्जम्पशन दी गई है एंटरटेनमेंट अलाउंस में, वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को दी गई है, ठीक है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सिर्फ एग्जम्पशन है, तो उसका पूरा प्रॉपर प्रोविज़न है। मैं अभी ये क्वेश्चन करने के बाद इस वीडियो में करा दूंगी एंड में, या फिर नेक्स्ट वीडियो में लेके आ जाऊंगी एंटरटेनमेंट अलाउंस। तो आपको समझ में आया कि एंटरटेनमेंट अलाउंस पार्शियली टैक्सेबल है, ठीक है। पार्शियली टैक्सेबल है मतलब एग्जम्प्टेड कितना है, वो एग्जम्पशन कितनी है उसमें, वो चीज़ हम प्रोविज़न में पढ़ेंगे। जैसे हाउस रेंट अलाउंस में था 3 एग्जम्पशन थे ना, तो ऐसे ही उसमें भी 3 एग्जम्पशन है एंटरटेनमेंट अलाउंस में। लेकिन वो एग्जम्पशन सिर्फ़ और सिर्फ़ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को दी जाएगी। अगर इन केस गवर्नमेंट एम्प्लॉयी नहीं है, तो वो एंटरटेनमेंट अलाउंस पूरा का पूरा क्या हो जाएगा जी? टैक्सेबल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में देख लो आप, मैं पूरा आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ। ये लो जी, पॉज़ करके रीड कर लो। रीड करके आपको कहीं पे भी ये मतलब पता नहीं चलेगा कि भई वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयी है क्या। क्या लिखा हुआ? मिस्टर रमेश स्वैन इज़ एम्प्लॉयड एट हैदराबाद एट अ बेसिक सैलरी ऑफ रुपीज़ 25,000 पर मंथ एंड ही इज़ ऑल्सो गेटिंग फॉलोइंग अलाउंसेस। तो क्या है ये? प्राइवेट एम्प्लॉयी है। तो मैंने आपको अभी बताया कि एंटरटेनमेंट अलाउंस में जो एग्जम्पशन दी जाएगी, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ गवर्नमेंट एम्प्लॉयी को दी जाएगी। तो इसका एंटरटेनमेंट अलाउंस पूरा का पूरा क्या होगा? टैक्सेबल। 2,000 रुपये महीना है ना, तो 2,000 इंटू 12, 24,000, ठीक है। उससे नेक्स्ट है मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस आपका क्या होता है जी? पूरा टैक्सेबल हो जाता है मेडिकल अलाउंस। 800 इंटू 12, 800 इंटू 12, 9600। उसके बाद आपका क्वेश्चन में कौन सा अलाउंस है? सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। तो ये आपको पता है पूरा टैक्सेबल होता है ये।
600 रुपये महीना, यानी 600 इंटू 12, 7200, 7200। चलिए जी, नीचे स्पेस नहीं थी तो मैं जो अपना ये रहता हाउस रेंट अलाउंस यहाँ पे निकाल देती हूँ। वैसे इरादा तो मेरा ये था कि हाउस रेंट अलाउंस ऐसे ही छोड़ दूँ, आपको दे दूँ निकालने के लिए, खुद निकाल लोगे। पर लेकिन कोई बात नहीं, जिसने निकालना हो वो वीडियो को पॉज करके पहले खुद निकाल के फिर मेरे से चेक भी कर सकता है। देखो जी, हाउस रेंट अलाउंस 5000 पर मंथ ही इज़ हैविंग। कितना है ये अपना HRA? 5000 रुपये महीना। तो यहाँ पे फाइनल अमाउंट में तो लिखेंगे नहीं, थोड़ा सा पीछे लिखेंगे, फिर जितना टैक्सेबल बनेगा अपना वो बाहर लिखेंगे। अब इसमें से हमने एग्जम्पशन देनी है, एग्जम्पशन, जिसको तीनों एग्जम्पशन याद है हाउस रेंट अलाउंस की, तो वो अपने माइंड में लेके आए कि पहली एग्जम्पशन क्या थी। 50% सैलरी का होएगा अगर तो एम्प्लॉय दिल्ली मद्रास कलकत्ता एंड मुंबई में है तो 50% सैलरी का, अगर इनके अलावा किसी और सिटीज़ में है तो 40% सैलरी का। तो ये किस में है? हैदराबाद में है, तो 40% सैलरी का हो जाएगा, 40% ऑफ सैलरी। सैलरी कौन सी जाएगी जी? सैलरी जाएगी एक तो बेसिक पे, DA एंटर वाला, DA कौन सा? एंटर वाला, और कमीशन जो टर्नओवर बेसिस पे होता है। तो आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ बेसिक सैलरी दी हुई है, DA दिया हुआ लेकिन एंटर वाला नहीं दिया हुआ, तो ये लोगे नहीं DA। एंटर वाला दिया होता तो ले लेते इस वाली सैलरी में, ठीक है। कमीशन आपको दिया ही नहीं हुआ, ना सिंपल दिया हुआ ना टर्नओवर बेसिस पे दिया हुआ। हमें टर्नओवर बेसिस वाला कमीशन चाहिए होता है और एंटर वाला DA चाहिए होता है और बेसिक सैलरी चाहिए होती है। तो DA एंटर वाला नहीं है, सिंपल है, तो हम ये DA नहीं लेंगे। क्वेश्चन में देख लो, चाहिए यहाँ पे देख लो, क्वेश्चन थोड़ा मुझे ऊपर लेके जाना पड़ेगा तो यहीं पे देख लो, एज इट इज़ क्वेश्चन में से ही हमने कैलकुलेट किया हुआ है। तो बेसिक पे ले लेते हैं हम, 25,000 पर मंथ थी, इंटू 12, तो यही सैलरी में आ जाएगी हाउस रेंट अलाउंस की में, क्योंकि DA एंटर वाला है नहीं और कमीशन भी नहीं दिया हुआ टर्नओवर बेसिस पे। तो 3 लाख आ जाएगी आपकी सैलरी हाउस रेंट अलाउंस कैलकुलेट करने के लिए। तो इसका आप 40% कर दोगे 3 लाख का, दैट इज़ 1,20,000। फिर नेक्स्ट एग्जम्पशन क्या थी अपनी? एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड, ठीक है। तो रिसीव कितना हो रहा है? 5,000 रुपये महीना, 5,000 रुपये महीना कंपनी से उसे रिसीव हो रहा है। लास्ट कंडीशन एग्जम्पशन क्या थी हमारी? एक्चुअल रेंट पेड। कह रहा है जी, ही इज हैविंग अ फैमिली हाउस एट अ प्लेस ऑफ हिज पोस्टिंग बट ही इज लिविंग इन ए रेंटल हाउस एंड पेइंग रेंट ऑफ ₹7,000 पर मंथ। कह रहे कि जहाँ पे उसकी पोस्टिंग हुई है ना, वहाँ पे उसका फैमिली का घर है जहाँ पे उसकी पोस्टिंग हुई है, लेकिन वो वहाँ पे रह नहीं रहा। वो किस में रह रहा है? किराए के घर पे रह रहा है, पर वो रेंटेड हाउस में रह रहा है। तो रेंटेड हाउस में रह रहा है तो एक्सेप्शन मिलेगी इसे, एग्जम्पशन, सॉरी नॉट एक्सेप्शन, एग्जम्पशन। तो जो अपनी तीसरी कंडीशन थी वो ये थी कि जितना एक्चुअल रेंट पे किया जा रहा है -10% सैलरी का। तो रेंट पे कितना किया जा रहा है? 7,000 पर मंथ। तो 7,000 इंटू 12, 7,000 इंटू 12, 84,000 माइनस 10% सैलरी का। सैलरी अभी बताई मैंने आपको 3 लाख आएगी हाउस रेंट अलाउंस के लिए, तो इसका 10% 30,000, ठीक है। ये 84,000 कैसे आया और ये कैसे आया? 10% ऑफ
सैलरी का 10% करके, ये माइनस करके आपका आ जाएगा 54,000। इसमें से लीस्ट कौन सा है तीनों में से? 54,000। तो यही एग्जम्पशन आपको, आप इसको दे दोगे 54,000। 6,000 इसका HRA टैक्सेबल हो जाएगा, 6,000 बाहर टैक्सेबल जाएगा। इसकी ग्रोस सैलरी कितनी आएगी? उठाओ जी कैलकुलेटर। 3 लाख प्लस 24,000 प्लस 12,000 प्लस 12,000 प्लस 24,000 प्लस 4,800 प्लस 2,400 प्लस 9,600 प्लस 24,000 प्लस 24,000 प्लस 14,400 प्लस 24,000 और प्लस 9,600 7,200 एंड कितना 6,000। ये आ जाएगा 4,98,000। 4,98,000 क्या आ गया आपकी ये ग्रोस सैलरी। तो ये था जी आपका फुल फ्लेज क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन कराए मैंने आपको। अब यही क्वेश्चन मैं आपको बुक में दिखाती हूँ एक बारी। बुक में एक चीज़ और की हुई है, वो और एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये एंटरटेनमेंट अलाउंस का प्रोविज़न रह गया, ये हम नेक्स्ट किसी पार्ट में कवर कर लेंगे। एंटरटेनमेंट अलाउंस कुछ नहीं, इसका बस प्रोविज़न है छोटा सा, और फिर उसकी एप्लीकेशन बता दूंगी मैं कैसे होएगी। तो गाइज ये क्वेश्चन था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 12। तो इसमें देखो लास्ट में मैंने यहाँ तक फ्रेम किया था क्वेश्चन वाइट बोर्ड पे यहाँ तक। उसके आगे कहता है कि A, if he does not opts to be taxed under section 115 BAC, that is under new slab rates. B, if he opts to be taxed under section 115 BAC। मतलब कहते हैं कि दोनों कंडीशन बताओ कि अगर वो ऑप्ट ये इस सेक्शन के अंडर ऑप्ट नहीं करता तो उसका क्या स्लैब रेट होगा, और अगर ये इसको ऑप्ट करता है, इसको इस सेक्शन को ऑप्ट करता है तो क्या मतलब वो होगा, तो क्या ट्रीटमेंट होगा। तो अभी जो मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाया वो क्या था, ये ए अगर वो ऑप्ट करता है, अगर वो ऑप्ट नहीं करता, डज नॉट ऑप्ट टू बी टैक्स्ड अंडर सेक्शन 115 BAC, तो कुछ नहीं है इसमें यार। देखो अगर वो ये वाला देखो बी पार्ट में उन्होंने क्या किया हुआ है, अगर वो ऑप्ट करता है इसको, तो इसके बारे में ना आपको प्रोविजन भी दिया हुआ, आप पढ़ लेना। यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है ना, तो ये आप रीड कर लेना। तो मैं आपको ये बता देती हूँ क्या किया हुआ है। देखो हमारा यहाँ तक हो गया था, ये यहाँ तक मैंने आपको भी करवाया, ग्रोस सैलरी निकाल के दिखाई। तो अगर वो ये ऑप्ट करता है तो उसकी ग्रोस सैलरी कैसे निकलेगी? सब कुछ सेम है, ऐसी बेसिक सैलरी ले लिया, DA ले लिया, लंच अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, देखो यही लिया था हमने, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस। तो हम कैसे चले थे इस वाले में, ऊपर में ए पार्ट में प्रोविजन के अकॉर्डिंग, और इसके इनकम फ्रॉम सैलरी के 97 भी मैंने कम बोला, 99% क्वेश्चन इसी के हिसाब से होंगे जो मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे अभी समझाया प्रोविजन के साथ, कि भी ये प्रोविज़न ऐसे है तो ऐसे होएगा, ये प्रोविज़न ऐसे है तो ऐसे होएगा, ठीक है। तो 99% क्वेश्चंस सेम ऐसे ही सॉल्व होंगे जैसे कि मैंने आपको सिखाए। बस ये एक इन्होंने अभी ऐड की है, ये जब मैं अपने उसमें थी बीकॉम में तब नहीं था, ये अभी आया है, ये 1-2 साल से ऐड किया होगा इन्होंने। तो कहते हैं कि अगर ये इसको ऑप्ट करता है तो क्या मतलब ट्रीटमेंट होगा। कुछ नहीं किया इन्होंने, देखो हम प्रोविज़न के अकॉर्डिंग करते गए, जो एग्ज़म्प्ट जिसमें एग्ज़म्पशन थी, जैसे कि इसमें एजुकेशन अलाउंस में एग्ज़म्पशन थी, है ना? हॉस्टल अलाउंस में एग्ज़म्पशन थी। हाउस रेंट अलाउंस पार्शियली टैक्सेबल होता है, तो जितना एग्ज़म्प्टेड हुआ हमने एग्ज़म्प्ट किया, फिर टैक्सेबल बाहर लिखा। तो इन्होंने क्या किया हुआ है, सारे के सारे चक्के क्या किए हुए हैं, टैक्सेबल किए हुए हैं, और ग्रॉस सैलरी निकाली हुई है बस, और कुछ नहीं रचा हुआ इन्होंने। देखो नेक्स्ट पेज पे भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो फुली टैक्सेबल किए हुए हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस प्रोविजन में बोला हुआ है पार्शियली टैक्सेबल होता है। जितना एग्जम्प्टेड होता है उतना मैंने आपको बताया भी था क्वेश्चन करते टाइम। तो इन्होंने क्या किया, फुली टैक्सेबल। हॉस्टल अलाउंस भी फुली टैक्सेबल कर दिया।
देखो कन्वीनियंस अलाउंस मतलब इन्होंने कुछ नहीं किया और पूरा का पूरा अमाउंट जो हमें क्वेश्चन में गिवन था ना, देखो ये 2000 रुपये महीना, 1000 रुपये महीना, 1000 रुपये महीना, सर्वेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये सारा पर मंथ गिवन था। इन्होंने पर एनम इंटू 12 करके बस सॉल्व करके ग्रोस सैलरी निकाल ली हुई है। बस ऐसे होएगा, ऐसे किया हो इन्होंने ये। एंटरटेनमेंट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, चलो ये तो होता ही फुली टैक्सेबल है। हाउस रेंट अलाउंस क्या किया इन्होंने, फुली टैक्सेबल, और इन्होंने ग्रोस सैलरी निकाल ली हुई है। ठीक है जी, तो ये था आपका क्वेश्चन। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट्स में हम इससे अगले क्वेश्चंस प्रोसीड करेंगे। सो आई होप आपको ये 2 क्वेश्चंस जो मैंने कराए आपको समझ आए होंगे। सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।